आप देख रहे हैं भूत या घटना 33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसे डरावने अनुभव घट जाते हैं जिसकी हमें कल्पना भी नहीं होती। ऐसी ही एक घटना जिसने मेरे नाना के विचारों को बदल के रख दिया। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था मेरे नाना जी के साथ, जिसकी वजह से नाना जी के विचार एकदम से खंडित हो गए। रात का समय था, सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था। नाना जी बहुत बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह एक दिन जब मेरे नाना दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से नाना जी को एक खबर सुनने को मिली। घर में पहुंचने से पूर्व उनको वहां के घरेलू सामान के बारे में पता चला, जो कि वहां आधे दाम में मिल रहा था। और ऐसा देखने के बाद मेरे नाना जी ने जल्दी से अपनी जेब से एक पर्स निकाला और एक एक सामान की खरीदारी में जुट गए। आधा घंटा बीत चुका था। नाना जी के सारे दोस्त अपने घर की ओर निकल पड़े थे। मेरे नाना जी अकेले ही अभी भी उस बाज़ार से खरीदारी कर रहे थे। और फिर खरीदारी करने के बाद नाना जी अपने लंबे चौड़े कदम पटकते हुए घर की ओर रवाना हुए। नाना जी का गांव उस सस्ते बाजार से 4 किलोमीटर दूर था। आज नाना जी का पूरा बदन थकावट के मारे आराम की मांग कर रहा था। इतनी रात होने के कारण कोई भी गाड़ी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी और नाना जी को भी पैदल चल के अपने गांव जाना था। अभी मेरे नाना जी बेंच पर बैठे ही थे कि उन्हें लगा कोई सामने वाले पेड़ से उन्हें घूर रहा है। और जब भी नाना जी ने उस पेड़ की तरफ देखना चाहा तो उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखा। उन्हें अजीब तो लगा, लेकिन इस बात को उन्होंने अपने मन से हटा दिया। जब नाना जी बगीचे से उठते हुए अपने घर की ओर रवाना होने लगे तब अचानक ही उनके सामने एक काली काली परछाई मंडराने लगी, जिसे देखकर नाना जी एक पल के लिए सहम उठे, क्योंकि वो परछाई दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। नाना जी उस परछाई की तरफ बार बार देखने लगे, लेकिन वो परछाई कुछ देर के बाद ही वहाँ से गायब हो गई। असल में वो परछाई कोई नॉर्मल परछाई नहीं थी, पर नाना जी को थोड़ी गड़बड़ लगने लगी। मेरे नाना जी घर को रवाना हुए, लेकिन आज ठंड ने बहुत ही ज़्यादा आतंक मचाया हुआ था, जिसके कारण नाना जी के हाथ ठंड में कांपने लगे। ऊपर से उस कोहरे ने भी सामने का नज़ारा छुपा रखा था, जो कि अंधेरी रात के साथ और भी डरावना लग रहा था। और सामने आने वाली गाड़ियां भी ठीक से नज़र नहीं आ रही थी। तभी एक गाड़ी नाना जी के बेहद करीब से गुजर गई। गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि नाना जी भी समझ नहीं पाए आखिर दूसरे पलों के साथ क्या हुआ। वह इधर उधर कुछ देर तक खड़े हुए देखते रहे, पर वह गाड़ी निकल चुकी थी। अब भी सन्नाटा उसी तरह पसरा हुआ था। नाना जी को घर लौटते समय आज सबसे ज़्यादा देरी हो गई थी। रात के करीब 12:30 बजने को आए, लेकिन अभी भी नाना जी के गांव की दूरी 2 किलोमीटर की बाकी थी। दोस्तों, हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। ऐसा ही मेरे नाना जी के साथ हुआ। नाना जी को किसी के चलने की आवाज़ आई और इस आवाज़ को सुनने के बाद जब नाना जी ने अपना सिर पीछे को घुमाया तो इस पर उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई, मानो उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। उनको यह सब कुछ बेहद अजीब लगा, क्योंकि जब वह पीछे की दिशा को देखने लगे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जिसका सिर नहीं था वो सड़क पे सीधा जा रहा था। इसे देखकर नाना जी के रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले वो कुछ सोचते, वो इंसान नाना जी की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा देखने के बाद नाना जी आगे की तरफ भागने लगे। थोड़ी देर भागने के बाद उन्होंने जब सामने देखा तो सामने एक व्यक्ति आग जलाकर आग सेक रहा था, तो नाना जी उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो आदमी पुतले की तरह आग सेक रहा था, तो नाना जी ने उससे पूछा, अरे भाई साहब, क्या मैं आग सेक लूं? तो इस पर उसने जवाब दिया, आप मेरे सामने बैठ जाओ, आग सेक लो। तो इस पर मेरे नाना जी वहाँ बैठकर आग सेकने लगे। मेरे नाना जी वहाँ बैठकर आराम से आग सेक रहे थे और वह उस आदमी से बातें भी कर रहे थे। जब वह उस आदमी से बातें कर रहे थे तो नाना जी को कुछ अजीब लगा।
नाना जी को वहाँ बैठे हुए बहुत देर हो गई थी, तो इसलिए नाना जी जब जाने लगे तो पीछे से एक आदमी ने उसकी बाजू पकड़ ली। और जब नाना जी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गए। उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग आग सेक रहे हैं। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कैसे हुआ। ये हादसा कोई घटना को अंजाम देने वाला था। तभी नाना जी ने उससे अपनी बाजू छुड़ाने की कोशिश की, पर वह हाथ बहुत ज़्यादा मजबूत थे। नाना जी के बहुत कोशिश करने के बाद भी वह व्यक्ति हाथ नहीं छोड़ रहा था। पर तभी वहाँ आग सेक रहे एक आदमी बोला, अब तुम भी हमारी दुनिया में प्रवेश कर चुके हो, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अब तुम भी हमारी तरह इस दुनिया में कैद हो गए हो। नाना जी को उनकी यह बातें समझ में नहीं आ रही थी कि तभी एक आदमी फिर से बोला कि वो देखो, वो रहा घर, वहाँ जाके रह लो, वो जगह बिल्कुल सुरक्षित है। और जब नाना जी ने उस घर की तरफ देखा तो वहाँ कोई घर नहीं था। और अब नाना जी को भी थोड़ा सा अजीब लगने लगा, क्योंकि पहले वहाँ सिर्फ एक ही आदमी मौजूद था, पर एक पल में वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। और ये सब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और अब नाना जी भी अपने हाथ को छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी सारी कोशिश नाकाम हो गई और वह डरने लगे। तभी एक व्यक्ति उस भीड़ में से नाना जी की तरफ देखते हुए बोल पड़ा, अरे साहब जी, आपके बैग के अंदर से बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है, जरा अपना बैग देना। दरअसल नाना जी के बैग के अंदर वही सामान था जो उन्होंने सस्ते बाजार से खरीदा था। और जब उस बैग को खोला गया तो उसमें चिकन की बदबू आने लगी, मानो नाना जी के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। नाना जी को अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने बैग में कुछ शाकाहारी सामान डाला था और अब उस बैग में मांस था। इसको देखने के बाद उन्हें कहाँ विश्वास होने वाला था। उनको लगा कि उन्होंने कोई गलत बैग तो नहीं उठा लिया, पर ऐसा गलत था, क्योंकि वो वही बैग था जिन बैग में उन्होंने सब्जी खरीदी थी। इससे पहले नाना जी कुछ बोलते एक आदमी बोल पड़ा, अरे भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ जो कोई भी आता है उसके साथ यही होता है। तभी एक आदमी कुएं की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो हमारा घर है, आज से तुम्हें भी वहीं रहना है। नाना जी को उनकी बातें समझ नहीं आई और फिर नाना जी के सर पर एक जोरदार प्रहार हुआ। उनके सर पर गहरी चोट लगने के कारण वह धड़ाम से नीचे गिर पड़े। नाना जी के सारे साथी अब अपने घर पहुंच चुके थे। नाना जी के साथ ये रात आज कौन कौन से मोड़ को अंजाम देने वाली थी, इस बात से अनजान नाना जी ज़मीन पर बेहोश पड़े थे। जब तक नाना जी की आंखें खुली तो उन्होंने पाया कि वह एक चार दीवारी में कैद हैं, जहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। और नाना जी के पास कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी। उन हड्डियों को देखने के बाद पता लगा कि वह कोई इंसानी हड्डियां हैं। मेरे नाना जी बहुत घबरा चुके थे। अब उनके समझ के बाहर था कि उन्हें अब क्या करना चाहिए और किस कदम को अंजाम देना चाहिए। वो उस चार दीवारी के बाहर निकलने का अब रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन चारों तरफ ही दीवार बनी हुई थी। इसका मतलब वहाँ से निकलने का रास्ता था ही नहीं। नाना जी डर के मारे बैठे हुए थे कि उनकी शर्ट के ऊपर कुछ गीला गीला गिरने लगा। नाना जी ऊपर की साइड देखने लगे तो उन्हें पता चला कि वो एक कुएं में कैद हैं और उस कुएं के आसपास का इलाका वैसे ही खामोश रहता है, क्योंकि जिस जगह पर कुआं होता है वहाँ पर सन्नाटा होना एक आम ही बात है। मेरे नाना जी उस कुएं की रस्सी को पकड़कर ऊपर जाने की तलाश में थे। ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि नाना जी के सर पर एक बहुत ही गहरी चोट लगी हुई थी। उनका वहाँ से निकल पाना बेहद कठिन था। उम्मीद की किरणें अब वह रस्सी थी, लेकिन नाना जी ने जब उस रस्सी को हाथ लगाया तो वह टूटने लगी। नाना जी चिल्लाने लगे। उनको लगा शायद कोई कुएं के पास हो और उनकी आवाज़ सुन ले, लेकिन इतनी रात को उस कुएं के पास जाने की कौन हिम्मत करे।
मगर आज इतनी फूटी किस्मत को कोसते हुए नाना जी अपने आप पर गुस्सा करने लगे, पर इससे कोई फायदा नहीं था। तभी एक काली काली चीज नाना जी के पास मंडराने लगी। वह काली परछाई नाना जी के चारों तरफ घूमने लगी। अपनी जिंदगी में पहली बार नाना जी ने ऐसा महसूस किया था। और इसी बीच नाना जी को एक आवाज़ सुनाई दी कि अगर तुम्हें यहाँ से बचकर जाना है तो इन आत्माओं से एक प्रार्थना करो कि जिससे तुम्हें जीवन दान मिल सके। अगर तुम इस कुएं में 1 घंटा और रहे तो तुम्हारी बलि दे दी जाएगी। दोस्तों, ये सब बातें उसी काली परछाई की ओर से आ रही थी जो इस जोरदार अंधेरे में इधर उधर भटकती हुई नजर आ रही थी। नाना जी को भी अब पता चल गया था कि उन्हें किसी भी हालत में इस कुएं से बाहर निकलना होगा। रात के 3 बज रहे थे और उम्मीद की एक किरण जाग उठी। दरअसल मेरे नाना जी के फ़ोन पर रिंग बजने लगी। जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर कोई अननोन नंबर ने कॉल किया था। जब उन्होंने फ़ोन उठा के देखा तो फ़ोन पर नानी थी और नानी जी ने उनके लेट होने का कारण पूछा तो इस पर उन्होंने सारी घटना बता दी। उन्होंने बताया कि वह गांव के 2 किलोमीटर दूर एक कुएं में बंद हैं। तो नानी जी ने इस पर बोला कि आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कीजिए क्योंकि इस कुएं के पास हनुमान जी का ही मंदिर है। फ़ोन रखने के बाद नाना जी अपनी आंखों को बंद कर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगे। और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने पाया कि वह उस कुएं के बाहर हैं और वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। वह जल्दी से मौका देखते ही वहां से 9-11 हो गए। मेरे नाना जी अब सही सलामत घर पहुंच चुके थे, पर नाना जी उस हादसे को जिंदगी भर नहीं भुला सकते थे। उस दिन के बाद नाना जी कभी भी देर रात को घर नहीं आए। तो कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए।